हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। वेलकम बैक मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों। व्हाट्स अप। एंड आई थिंक पिछले लेक्चर में आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज बाय मास रेशियो सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। एंड नाउ गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ एटम्स। हम लोग आज की क्लास में इस्तेमाल करने वाले हैं नए टॉपिक का नाम, दैट इज मॉडल्स ऑफ एटम्स। आज से हम लोग हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक नए टॉपिक में एंटर करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉडल्स ऑफ एटम। नाउ गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक मस्त बात बताता हूं आप लोगों को। फ्रॉम पास्ट 2-3 डेज एक मेरा प्यारा सा कोई चोमू है, वो कमेंट कर रहा है कि सर के पास में कोई डिग्री नहीं है, सर के पास में कोई डिग्री नहीं है। जैसे कि चोमू, तू बड़ा IITian है भाई। चल, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री में, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। चोमू, तू बड़ा IITian है। दूसरी बात, वो कहता है कि गो टू फिजिक्स वाला या गो टू अनअकैडमी। अबे चोमू, मैं खुद अनअकैडमी में नंबर 2 फैकल्टी हूँ, ठीक है। नंबर 3, वो बोलता है कि ही इज़ अ 3 ईयर ओल्ड बेबी। 3 ईयर ओल्ड बेबी है, तभी 2,56,000 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ऐसे चोमुओं के कमेंट से मुझे बड़ा मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है पता है? मज़ा इसलिए आता है क्योंकि भैया लग रहा है कि अपन जो पढ़ा रहे हैं, हम जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे तुम लोग जो प्यार दे रहे हो, उससे दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स की जल रही है, उनकी सुलग रही है, और शायद इन लोगों की भी सुलग रही है। तो मज़ा आता है। चलो, इन लोगों की और अच्छे से सुलगाते हैं और जोश के साथ मॉडल्स ऑफ एटम को शुरू करते हैं। और मॉडल ऑफ एटम में हम लोग सबसे पहले क्या सुनने वाले हैं? जे थॉमसन की मम्मी की कहानी, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग। वैसे इस मॉडल को मुझे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लम पुडिंग मॉडल को मुझे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या वाटरमेलन मॉडल को पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बट ठीक है, पढ़ लेते हैं। क्योंकि क्या है, ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है या जो वाटरमेलन मॉडल है, इससे ही सब कुछ शुरुआत हुई है, इससे ही आपको फील आएगा। तो क्या हुआ, वंस अपॉन अ टाइम सर्दी का मौसम था और क्रिसमस अगले दिन था, यानी कि आज 24 तारीख है दिसंबर की। तो जे थॉमसन की थोड़ी सी तबीयत खराब थी और वो घर पे आराम से हॉल में बैठ के आग ताप रहे थे और ऐसे आलसी बना कर रहे थे। तो एकदम से उनकी मम्मी आई, साला जे थॉमसन दिन भर सोता रहता है, दिन भर मक्कारी करता रहता है, दिन भर बैठ के आग तापता रहता है, कोई काम का ना कर्म का ना, भगवान के पास जा जा जा, चर्च जा 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 जा, मेरे को भी चर्च लेके चल 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 चल। तो जे थॉमसन को तबीयत खराब में भी सर्दी वर्दी हो रही होगी, कोरोना नहीं था तब, सर्दी वर्दी हो रही होगी, तो वो अपनी मम्मी को ज़बरदस्ती चर्च लेके चले गए। मूड ख़राब था, तबीयत ख़राब थी, डल डल फील कर रहे थे। चलो, बोले क्रिसमस का टाइम है, चलो मम्मी तुमको ले चलता हूँ। क्रिसमस के टाइम पे फिर चर्च चले गए। अब जैसे ही चर्च में पहुँचे, तुमको तो मालूम है जे थॉमसन जब आगे बढ़े तो उनके आगे बढ़ने के वजह से उनको प्यार करने वाले कम और उनसे जलने वाले ज़्यादा होगा। जैसे अपने चोमू लोग जो भी अपने को कमेंट करते हैं, टिकटॉक क्या होगा वो, कल मेरे को उसका नाम याद नहीं, क्योंकि उसका नाम भी कोई टिकटॉक या जैसा था, मैंने सुना ही उसको, अच्छी भाग गया। तो जे थॉमसन जैसे चर्च में पहुँचे, उनके जलने वाले चोमू दोस्त पहुँच गए उनके पास में। अरे अरे अरे, जे आया, जे आया, जे आया। तो जे थॉमसन ने बोले यार ये फिर कुछ मेरे से पूछेंगे, तबीयत खराब है आज, मैं बिल्कुल इनके मुंह लगने के मूड में नहीं। चुपचाप जाके कोने में बैठ गए। दोस्त आके बैठे, और भाई जे मेरी क्रिसमस, क्या हालचाल, कैसा है, क्या है, ठीक है, सब बढ़िया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। बोले और सुना क्या चल रहा है? बोले बस बढ़िया चल रहा है। तो इस समय वो एक चोमू जो ज़्यादा जल रहा था, उसने बोला यार जे थॉमसन एक बात बताओ, एटम होता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई है, तुमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, तुमने गोल्डस्टीन की मदद करके प्रोटॉन की डिस्कवरी करवा दी, तो ज़रा ये तो बताओ कि एटम फिर दिखता कैसा होगा। जे थॉमसन ने बोला यार ये तो शुरू हो गए। तो बोले मेरे को सांस नहीं आ रही है, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को तो घर ले चलो। तो जे थॉमसन की मम्मी ने देखा कि अरे जे ऐसा है क्यों कर रहा है। तो उसकी मम्मी है, क्या हुआ? तो जे थॉमसन ने बोला मेरी तबीयत ख़राब है, घर चलो। तो उनके सारे दोस्त जे थॉमसन को लेके घर आ गए, मम्मी भी उनकी घर आ गई। अब मम्मी चिढ़ रही थी कि चर्च में मैं अच्छी वाली बैठी थी, गॉसिप मार रही थी, ये मेरे को यहाँ ले आया, अब मैं क्या करूँ, गुस्सा आया। तो जे थॉमसन आग के पास बैठ गए और उनके सारे दोस्त चेयर लगा के पास में बैठ गए। तो जे थॉमसन थोड़ा सा रिलैक्स हुए, बोले क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ।
तो इतने में एक दोस्त पूछता है और जे आप कैसा फील हो रहा है? बोले हाँ ठीक हूँ, थोड़ा आग के पास बैठा हूँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इतने में जे थॉमसन ने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मेरे फ्रेंड्स हैं, इनके लिए आप कुछ लेकर आ जाओ। मम्मी बोली हाँ तो खिलाऊंगी ना, तेरे दोस्तों का जहर दे के मार दूंगी, मैं लाती हूँ उनके लिए। तो वो 3 इडियट्स में राजू की मम्मी बोलती भी जाती है, उसके पापा को बेलन से खुजली भी करती जाती है, रोटी भी खिलाती जाती है, कुछ ऐसे ही सिनेरियो हो रहा था। तो इतने में एक दोस्त बोलता है कि फिर जे थॉमसन बताओ जरा एटम कैसा दिखता होगा। अब जे थॉमसन ने बोला यार बेइज्जती तो घर तक पहुंच गई है, अब तो घर पे बात आ गई है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो इतने में जे थॉमसन की मम्मी कटोरी में, एक ट्रे में बहुत सारी कटोरी, और कटोरी में खीर, वो लोग अंग्रेज इसलिए उसको प्लम पुडिंग बोलते हैं, बट वी नो दैट इज़ खीर। तो वो खीर ले आई उनकी मम्मी और सारे दोस्तों को खीर दी, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। जे थॉमसन ने हाथ बढ़ाया तो जे थॉमसन के हाथ में कुछ भी नहीं आया, कटोरियाँ ख़त्म। मम्मी ने बोला कि तू बीमार है ना, खीर खाएगा। तो तरबूज लेकर आई और प्लेट के साथ में तरबूज रख दिया और चाकू रख दिया, ले काट के खा ले, काट के भी नहीं दिया बेचारे को। अब जे थॉमसन का मूड खराब। अब जे थॉमसन से फिर उनके दोस्त ने बोला कि भैया एटम कैसे दिखता होगा। तो जे थॉमसन को गुस्सा आया, उन्होंने चाकू उठाया और फट से तरबूज को मारा और तरबूज के से 2 टुकड़े कर दिए। तो दूसरा दोस्त बोलता है अरे गुस्सा तरबूज मत निकाल, बता बता एटम कैसे दिखता होगा। तो जे थॉमसन ने उनकी कटोरी देखी, कटोरी गोल, उन्हें तरबूज देखा, तरबूज भी कटा हुआ गोल, फिर उन्हें देखा गोल गोल। तो उनको अपने बचपन की एक पोयम याद आ गई। बचपन में एक पोयम पढ़ते थे वो कि सूरज गोल, चंदा गोल, धरती गोल, मेरी दादी का चश्मा गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। तो उनने बोला कि भैया जो तुम्हारा एटम होगा दैट विल बी गोल गोल। जैसे आप देखो मेरा वाटरमेलन, जैसे आप देखो आपके खाने की कटोरी। अच्छा, फिर प्रोटॉन्स की क्या पोजीशन होती होगी? है बोले प्रोटॉन की क्या पोजीशन? तेरी खीर में दूध दिख रहा है पूरा सफ़ेद सफ़ेद चारों तरफ। हाँ, मेरे तरबूज में तेरे को ये लाल लाल पल्प दिख रहा है जो अपन खाते हैं। हाँ, ये प्रोटॉन। तो प्रोटॉन्स आर इवनली डिस्पर्स्ड इन द एटम। एटम के अंदर प्रोटॉन इस प्रकार इवनली डिस्पर्स्ड होते हैं। ये देखो, द प्रोटॉन्स आर इवनली डिस्पर्स्ड इन द एटम। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारे प्रोटॉन्स हो गए। अच्छा, तो एटम के अंदर प्रोटॉन ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा वाटरमेलन जैसा देखो लाल लाल पल्प भी हो गया, तो ये तुम्हारा प्रोटॉन हो गया, तुम्हारी खीर में सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसा हो गया। अच्छा, तो एक दोस्त बोलता है फिर यार वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना पड़ेगा? अरे बोले इलेक्ट्रॉन जो तेरी खीर में, वो तो किशमिश तैर रहा है, वो तो काजू, वो तो बादाम, वो तो प्लम्स, वो तो थोड़ा सा फ्रूट आया, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। मेरे वाटरमेलन को देख जगह जगह पे तो कोई सीड दिख रहे हैं, सीड। हाँ, सीड दिख रहे हैं, बस ये इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बाइब्ड बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। तो ये तुम्हारा कुछ एटम इस प्रकार दिखता है। सो विच इज़ अ वेरी वाहियात काइंड ऑफ मॉडल। ये बहुत ही बकवास मॉडल है। आप लोग जानते हो कि ऐसा मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे के पास हो तो ये तुरंत एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बेसिकली पॉसिबल नहीं था। तो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये प्रोटॉन्स थे। तो एटम कुछ इस प्रकार दिखता था, विच इज़ अ प्योर फर्जी मॉडल। ये मॉडल कुछ इस प्रकार बनाया गया था। ये मॉडल आपके जे थॉमसन ने प्रपोज किया था। दिस मॉडल वॉज गिवन बाय सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने ये मॉडल को सबसे पहले प्रपोज किया था। एंड गाइस, आप लोग सब जानते हो कि लगभग आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी 1900 के आसपास हो गई थी, और उसके बाद न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 32 साल बाद हुई, और फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था फर्दर आगे। तो लगभग आप मान के चलो कई साल, शायद इसको 20 या 30 साल तक ये मॉडल पॉपुलर रहा कि एटम का मॉडल जो जे थॉमसन ने दिया वही सही है, परम सत्य। क्यों? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने करी, प्रोटॉन की डिस्कवरी में इनका हाथ था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में चार्ज बाय मास रेशो के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन का मास बताया था, इलेक्ट्रॉन का
स्पेसिफिक रेशो बताया था, प्रोटॉन का चार्ज, मतलब बहुत सारे इनका काम था। तो लोगों ने बोला कि इनको एटम के बारे में सब जानकारी है, तो अगर ये एटम को ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा ही होगा। इस पर किसी ने इफ्स एंड बट्स नहीं किया। लेकिन आप खुद समझते हो कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साथ में होगा तो वो एटम को किसी प्रकार से स्टेबिलिटी नहीं देगा, इनके बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए। सो बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट मॉडल जो कि जे थॉमसन अंकल ने हमारे सामने प्रपोज किया था, एंड विच इज़ अ प्योर फेलियर। ठीक है, तो आप लोगों को इस मॉडल को बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार से आपको इस मॉडल को राइट नहीं करना है अपने नोट्स में। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला मॉडल जो आया था इस दुनिया में वो किसने दिया था, वो दिया था आपके जे थॉमसन ने, और उसका नाम क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। सेकेंड इज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसकी कहानी हम लोग सुनेंगे। बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत, बहुत ही ज़्यादा बैड लक, क्योंकि इनका मॉडल प्रपोज होते ही डिस्पोज हो गया था। ठीक है, तो उसकी पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की तरफ हम लोग चलते हैं। और रदरफोर्ड ने क्या काम किया था, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम आया था वो आया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि जे थॉमसन अंकल ने रदरफोर्ड अंकल ने परफॉर्म किया था, उनके थ्रू ये मॉडल आया था। दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। किस प्रकार दिया रदरफोर्ड ने, एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी लेबोरेटरी में जिसको कहता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर? चलो, तो अब रदरफोर्ड अंकल एक्चुअली क्या थे, देखो समझना उनकी बात। बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने जैसे ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की डिस्कवरी करी, साइंटिस्ट लोगों के बीच में हाहाकार मच गया। इनफैक्ट जो मैरी क्यूरी थी, मैडम मैरी क्यूरी, उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी, ये लोग भी रेडिएशंस के ऊपर काम करते थे। और एक्चुअली मैडम क्यूरी को शायद ल्यूकोमा हो गया था, यानी ब्लड कैंसर, और वो शायद इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स की वजह से हुआ था। सो साइंस वर्ल्ड में एकदम हाहाकार मच गया कि भैया क्या करे क्या करे क्या करे। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज़ सोची कि यार अगर हम लोगों को इन खतरनाक पार्टिकल्स के बीच में काम करना है तो हमें एक बैरियर बनाना होगा, हमें एक ऐसी मेटल की प्लेट बनानी होगी जो इन अल्फा पार्टिकल्स को झेल जाए और जिनके पीछे हम खड़े होके हमारे एक्सपेरिमेंट को करें और हम लोग बिल्कुल सेफ रहें। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने का उद्देश्य ये था। सो बेसिकली रदरफोर्ड अंकल ने क्या करा, एक फोटोग्राफिक प्लेट ले ली। गाइस, जो लोग इस फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हो कि जो एक्सरे होता है या जो सीटी स्कैन वगैरह जो होते हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स आती है, ये प्लेट को फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। वो जो प्लेट होती है ना जिसके आसपास आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है, उसे फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। पुराने ज़माने के जो कैमरेज हुआ करते थे उनमें भी एक फोटोग्राफिक रोल आता था, और इन रोल्स की क्या खास बात होती है, जिलेटिन के होते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड की परत चढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पर रदरफोर्ड अंकल ने क्या करा, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जिंक सल्फाइड की लेयर चढ़ा दी। क्या करा उन्होंने एक जिलेटिन की फोटोग्राफिक प्लेट ले ली और इस फोटोग्राफिक प्लेट को उन्होंने क्या कर दिया, कोट कर दिया ZNS के साथ। अब आप लोग सब जानते हो ZNS का काम क्या होता है, ZNS प्रोड्यूस करता है फ्लोरोसेंस। तो उनको यहाँ पर क्या दिखने लगा, फ्लोरोसेंस दिखने लगा। और क्योंकि ये फोटोग्राफिक प्लेट है, जब इस फोटोग्राफिक प्लेट पर आप खुद इमेजिन करो, ये पूरा जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। अब एक पार्टिकल आकर अगर टकराया तो जिंक सल्फाइड से वो पार्टिकल टकराया, इनकी टक्कर से फ्लोरोसेंस निकला। लेकिन उतने एरिया का जिंक सल्फाइड अब खत्म हो गया ना भाई। जिंक सल्फाइड थोड़ी क्या हमारे, बस वो वहीं पड़ा रहेगा, उससे जितना भी आप स्पार्क निकाल सकते हो। भाई तुम लोग दीपावली पे अनार जलाते हो, अनार जला, खत्म। क्यों? क्योंकि अंदर का उसका जो केमिकल था, जो बारूद था, वो खत्म हो गया। वैसे ही जिंक सल्फाइड का भी है, जैसे इससे पार्टिकल टकराया, स्पार्क निकला, उतना एरिया खत्म। तो उतने एरिया में आपको एक ब्लैंक डॉट दिखने लग जाता है, आपको एक खाली सा डॉट दिखने लग जाता है। एंड दैट डॉट मीन्स कि यहाँ पर फ्लोरोसेंस हुआ था और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आकर टकराया था। अब उन्होंने क्या करा, इस फोटोग्राफिक प्लेट को एक बहुत बारीक सी, एक बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल से इसको जोड़ दिया। एक बहुत बारीक सी, एक बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल उन्होंने यहाँ पर लगा दी। सो दिस इज कॉल्ड एज गोल्ड फॉइल।
गोल्ड फॉइल। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझ लीजिए, गोल्ड फॉइल चूज करने का रीजन क्या था? गोल्ड फॉइल इज द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा मेलिएबल और सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। यानी इसकी आप बड़े आराम से पतली पतली बारीक बारीक शीट बना सकते हो और लंबे लंबे तार बना सकते हो। इनफैक्ट डक्टाइल इतना ज़्यादा होता है कि 2 ग्राम सोने से आप 1 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। और मेलिएबल इतना होता है कि इसकी जो गोल्ड फॉइल की इन्होंने शीट ली थी, ये लगभग आप मान के चलो इसके अंदर ये कुछ 100 नैनोमीटर के आसपास की होगी, बस इतनी बारीक शीट थी ये, इतनी बारीक शीट थी। तो इतनी पतली शीट आप सिर्फ गोल्ड से ही बना सकते हो। अब इन्होंने क्या करा, यहां पर एक लेड की प्लेट लगा दी, एक लेड की प्लेट लगा दी। आप लोग सब जानते हो लेड एक ऐसा मेटल है जो रेडिएशंस को अपने आर पार जाने नहीं देता, और लेड की प्लेट में बीच में एक होल कर दिया। एक्चुअली होल इसलिए किया ताकि बिल्कुल सीधी बीम मिल सके। कहाँ से? ये यहाँ से, जो आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एक लेड बॉक्स के अंदर रखे। देखो बॉक्स भी कौन सा लिया गया है यहाँ पर, लेड बॉक्स। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटली चेक कर लिया गया था कि लेड एक ऐसा मेटल है जिसके आर पार रेडिएशंस यानी कि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल नहीं जा सकते। और यहाँ पर उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। ये उन्होंने यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन्होंने यहां पर रख दिया। अब यहां से निकले भैया अल्फा पार्टिकल। यहां से उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में तो कौन से पार्टिकल निकाले? अल्फा पार्टिकल्स। आप लोग सब जानते हो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको अल्फा पार्टिकल्स के बारे में सब कुछ बढ़िया तरीके से बताया था। अब लेड प्लेट ने क्या करा, इन सारे अल्फा पार्टिकल्स को कलेक्ट करके एक स्ट्रेट पाथ में आगे भेजा, एक स्ट्रेट लाइन में आगे भेजा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पर ये बिखरे बिखरे नहीं आए, ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में आगे बढ़े। दे ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट आकर गोल्ड फॉइल से टकराए। अब रदरफोर्ड ने जब इस एक्सपेरिमेंट को करा, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उनको कुछ चीज नजर आई। सबसे पहले उन्होंने देखा कि मेरे को मैक्सिमम काले काले धब्बे और फ्लोरोसेंस इस फोटोग्राफिक प्लेट के बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दिया। दैट मीन्स क्या हुआ कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आए, इस गोल्ड फॉइल को चीर के, इस गोल्ड फॉइल को फाड़ते हुए वो इस स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल आगे बढ़े। और स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ने की वजह से यहां पर आपको फ्लोरोसेंस और स्पॉट्स दिखाई दिए। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व करा। लेकिन दूसरे पॉइंट में तो उनका दिमाग ही हिल गया। उनको कुछ पॉइंट्स, कुछ डॉट्स यहां पर भी नजर आए। दैट मीन्स कुछ अल्फा पार्टिकल डेफिनेटली अपने पाथ से डिविएट हो गए, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद अपना रास्ता भटक गए। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन उनको यह दिखाई दिया। और तीसरा ऑब्जर्वेशन तो भाई साहब आप बात नहीं मानोगे, उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल आते हैं, गोल्ड फॉइल से टकराते हैं और 180 डिग्री के एंगल पे बेंड होके वापस जहां से आए वापस चले जाते हैं। एक्चुअली ये लेड की प्लेट पे भी उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी होगी, तो कुछ फ्लोरोसेंस उनको यहां पर भी दिखाई दिया। तो उनको इस एक्सपेरिमेंट से 3 ऑब्जर्वेशंस दिखाई दिए। अब उन्होंने बोला कि यार ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उनका ये कहना था, ये उनका स्टेटमेंट था। देखो मैंने उनका रिसर्च पेपर पढ़ा है, मैं उनके रिसर्च पेपर का आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। उनका ये कहना था कि आई एम ईटिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट, मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, एंड अचानक से मुझ पर किसी ने गोलियां चलानी चालू कर दी। अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने गोली का नाम दिया, क्योंकि 3 × 10⁻⁶ से 3 × 10⁸ 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागती है, यानी कि शॉट ऐसे। इतने तेज पार्टिकल जब इतनी पतली, इतनी थिन, इतनी बारीक गोल्ड फॉइल से टकराएंगे तो आपकी और मेरी उम्मीद क्या होगी? इसको चीरते हुए आगे बढ़ जाएंगे सीधे। और ऐसा हुआ भी, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को चीरते हुए आगे बढ़ गए। मतलब अगर मुझ पर किसी ने रेस्टोरेंट में गोली चलाई तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने टिश्यू पेपर खोला, टिश्यू पेपर को मैंने पूरा खोल लिया, बिल्कुल पतला सा, और मैंने ऐसा अड़ा लिया खुद को बचाने के लिए। तो मैक्सिमम केसेस में तो क्या होगा, गोलियां उस टिश्यू पेपर को चीर के मुझको लग जाएंगी। लेकिन
मैंने एक टाइम एक चीज ऐसी ऑब्जर्व करी कि जैसे ही मैंने टिश्यू पेपर खोला तो वो गोली आई, टिश्यू पेपर से टकराई और 180 डिग्री पर पलट के उसी पर्सन को जाके लग गई जिसने मुझ पे गोली चलाई थी। तो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो इस पर उन्होंने सोचना स्टार्ट करा। तो इस तरीके से उनको ये एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट्स मिले। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर इस डायग्राम को पहले आप जल्दी से नोट कर लो, ताकि इस डायग्राम को रब करके हम पहले इनके ऑब्जर्वेशंस लिख लें कि रदरफोर्ड अंकल के ऑब्जर्वेशन क्या थे। एक काम करते हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट और ये वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको नोट कर सको। ठीक है, ग्रेट। तो यहां पर उनके हम ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं, हमारे रदरफोर्ड चाचा के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे। चलो जल्दी जल्दी आप लोग भी बताओ क्या क्या ऑब्जर्व किया होगा हमारे रदरफोर्ड चाचा ने। रदरफोर्ड चाचा ने सबसे पहली बात ऑब्जर्व करी दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, उन्होंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड in a straight line, passed in a straight line through gold foil, through gold foil, यानी गोल्ड फॉइल के आर पार मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल उसको चीरते हुए आगे निकल गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा दैट फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, उन्होंने बोला 1 आउट ऑफ 200। जब उन्होंने कैलकुलेशन करा, जब उन्होंने ऑब्जर्व करा तो उन्होंने पाया कि 200 में से एक अल्फा पार्टिकल डिविएट्स स्लाइटली फ्रॉम इट्स पाथ, फ्रॉम इट्स पाथ। सेकेंड ऑब्जर्वेशन कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से भटक गए। और तीसरा ऑब्जर्वेशन जो सबसे खतरनाक था, दैट 1 आउट ऑफ एवरी 20,000 अल्फा पार्टिकल, यानी 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, 1 आउट ऑफ एवरी 20,000 अल्फा पार्टिकल, 1 आउट ऑफ एवरी 20,000 अल्फा पार्टिकल deviates at 180 डिग्रीज, यानी वो जिस पाथ से आया था उसी पाथ पर लौट गया। ये आपके रदरफोर्ड चाचा के ऑब्जर्वेशंस थे। ठीक है, अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड करा। अब रदरफोर्ड का दिमाग चला, रदरफोर्ड ने सोचा कि यार मैंने जो गोल्ड की फॉइल ली है वो बहुत पतली है, हाँ बहुत ज़्यादा पतली है। फिर उन्होंने सोचा कि यार ये जो गोल्ड फॉइल है ये एक्चुअली बनी काहे से है, जो गोल्ड फॉइल है वो एक्चुअली बनी काहे से, भाई एटम से बनी है। और हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम की चीज होती है। हम जानते हैं कि एटम का मास होता है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, हम जानते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन का मास होता है, और हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन के अलावा भी कोई और पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद है जो उसके मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चार्ज के लिए नहीं, मास के लिए। क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के टाइम पे चैडविक अंकल ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं की थी। तो क्या हुआ, जब ये हैवी एटम पे काम करने लगे, जैसे मान लो ये गोल्ड पर काम करने लगे, तो उन्होंने देखा गोल्ड का मास फॉर एग्जांपल 197 है और गोल्ड का एटॉमिक नंबर 97 है। तो इन्होंने देखा कि गोल्ड के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 97 प्रोटॉन है, तो गोल्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 97 होंगे, तो इसका मास तो अपन नेग्लेक्ट कर दो। तो फिर इस हिसाब से आपके गोल्ड के एटम का मास 97 होना चाहिए, लेकिन गोल्ड के एटम का मास 197 है। देयरफॉर जो 100 मास एक्स्ट्रा आ रहा है, भाई 97 तो तुम्हारे प्रोटॉन से आ जाएगा, ये जो 100 मास एक्स्ट्रा आ रहा है ये किससे आ रहा है। तो ये इन सब लोगों को पता था कि डेफिनेटली फ्यूचर में जब और काम किया जाएगा तो एक ऐसे पार्टिकल की डिस्कवरी होगी, एक ऐसे पार्टिकल के बारे में पता लगाया जाएगा जो न्यूट्रल होगा,
जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस कर दिया है, लेकिन मास के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इनको पता था कि एटम के अंदर मास होता है, इनको पता था एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और एटम के अंदर मास होता है। तो इसको सोचकर रदरफोर्ड ने एक कंक्लूजन निकालना स्टार्ट करा। उन्होंने सोचा कि यार एक काम करता हूं, मुझे एक नई चीज मिल गई तो मैं पहले उसको कंक्लूड कर दूं। तो उन्होंने पहले उसका कंक्लूजन निकालना स्टार्ट करा। और कंक्लूजन में उन्होंने क्या लिखा? कंक्लूजन में उन्होंने सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करी कि यार जो तुम्हारे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं, इसका मतलब क्या है? उन्होंने इसका मतलब निकाला दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। उन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो खाली है, वो एम्प्टी है। और वी कैन से इन दिस स्पेस massless इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। उन्होंने क्या बोला, ये जो खाली स्पेस है इसके अंदर बिल्कुल मासलेस इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो होता नहीं है और अल्फा पार्टिकल तो हाथी है, तो उसको कुचलते हुए वो आगे बढ़ गए। दूसरी बात उन्होंने क्या कंक्लूड करी, दैट एट द सेंटर all the positive charge is accumulated। यानी कि इसका मतलब ये है कि सेंटर के अंदर एटम का जो बीच वाला पार्ट है उसके अंदर ही सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। तो एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग सब जानते हैं कि जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल होता है उसका चार्ज +2 होता है और मास 4 होता है। अब देखो, अगर एटम के बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, अगर एटम के बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, पूरा पॉजिटिव चार्ज एटम के बीचों बीच भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल जिस पर +2 चार्ज है, एक अल्फा पार्टिकल जिस पर +2 चार्ज है, एक अल्फा पार्टिकल जिस पर +2 चार्ज है, वो अगर इससे दूर निकल रहा है तब तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिविएशन नहीं होगा। वो जब इसके दूर से निकल रहा है तब उसमें किसी प्रकार का कोई डिविएशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई डिविएशन नहीं होगा। अल्फा पार्टिकल +2, अल्फा पार्टिकल +2 4। लेकिन अगर एक अल्फा पार्टिकल इसके नज़दीक आ गया तो बेटा ये एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, इसमें क्योंकि गोल्ड का एटम है तो इसमें 97 प्रोटॉन होंगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इसके मुकाबले ये अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज इल्ले पौ है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो पॉजिटिव में रिपल्शन होने की वजह से ये इससे दूर निकल गया, पॉजिटिव में रिपल्शन होने की वजह से ये इससे दूर निकल गया। इसका मतलब डेफिनेटली आपके एटम के बीचों बीच, जैसे आपका एटम ये है, इतना बड़ा आपका एटम है ये, तो एटम के बिल्कुल बीचों बीच, आपके एटम के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होगी या एक ऐसा सेंटर होगा जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज भरे होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई मेरा बच्चा लोग? क्या इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत? क्या मैं यहां से ऑब्जर्वेशन हटा दूं, क्योंकि मुझे बोर्ड पर स्पेस की जरूरत है। आई थिंक आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन तो लिख ही रखे हैं, ऑब्जर्वेशन तो आप लोगों ने लिख ही रखे हैं, ठीक है। चलिए, अब तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल, क्या था तीसरा ऑब्जर्वेशन कि 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पर बेंड हो जाता है। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड करा, दैट द सेंटर बॉडी, जिसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस, ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो यहां पर एक नया वर्ड डिस्कवर किया, न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो हमेशा ध्यान रखना, रदरफोर्ड को हमेशा जिसको बोलना चाहिए, ये क्रेडिट दिया जाता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड के द्वारा की गई। तो इन्होंने बोला दैट द सेंटर बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियस, नॉट ओनली कंटेन
not only contain all the protons but also contains all the mass of the atom. Therefore it is very massive. इतना ज़्यादा मास होता है कि ये लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज होगा, नहीं, इसमें वजन भी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब कि इमेजिन करो, ये दीवार सीमेंट की नहीं है, ये दीवार लोहे की है, और इस लोहे की दीवार पर एक पागल हाथी तगड़क 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 दौड़ के आ रहा है और इससे दम से दे मारता है इसको। अब मैंने माना कि अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से 4 गुना ज़्यादा भारी, 2 गुना ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन बेटा न्यूक्लियस में, जिसमें एटम का सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, इसके सामने उसकी कोई औकात नहीं है। तो वो आता है, इससे टकराता है, भैम, और जिस रास्ते आया था उसी पर पलट के निकल लेता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल आया, इससे टकराया और टकरा के अपने रास्ते पे निकल गया, इस बात से ये प्रूव होता है कि ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये मैसिव भी है, यानी मजबूत है, भरा हुआ है, मास वजन से भरा हुआ है। और फिर ये जो खाली स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहे होंगे। अब आप खुद सोचो, ये एक हाथी है, इमेजिन करो ये एक हाथी है, ये बहुत सारे पागल हाथी हैं, और एक खुले मैदान में, एक खुला मैदान है और इनको लाइन से दौड़ने के लिए छोड़ दिया, दौड़ रहे हैं हाथी। हाथियों को खुले मैदान में रास्ते में छोटे छोटे चूहे मिलते हैं, तो क्या ये चूहों से परेशान होंगे? नहीं, चूहों को लात मारते हुए, चूहों को कुचलते हुए ये आगे बढ़ जाएंगे, चूहे इनका रास्ता नहीं काटेंगे। लेकिन कुछ हाथियों को जब दौड़ेंगे तो मैदान के बीचों बीच एक अंबुजा सीमेंट की दीवार मिलती है, अंबुजा सीमेंट नहीं, बैंगर सीमेंट, सच्चा नहीं, सबसे बढ़िया। तो बैंगर सीमेंट की इनको एक दीवार मिलती है। तो ये हाथी बोलते हैं कि दीवार से टकराएंगे तो चक्कर आ जाएंगे, इससे अच्छा रास्ता बदल के दूसरे रास्ते निकल लो। चूहों को मार के भागना आसान है, दीवार से टकराना। लेकिन एक, जब अभी अमरेंद्र बाहुबली या सलमान भाई की राधे देख के आया था, उसने बोला था राधे 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 राधे, अब उन्हें टकराएगा, तो गया बम से टकराया, चक्कर आ गया, अक्कल ठिकाने आ गई और खुद ही भूल गया, बना था सलमान खान और राजपाल यादव बन के चक्कर खा के अपने रास्ते में निकल गया। क्या बात समझ में आ गई? तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। फिर उन्होंने एक बात और बोली, अच्छा ऐसा बोला, ठीक है, एक बात इन्होंने और बोली कि एटम के साइज में और न्यूक्लियस के साइज में कितना फर्क है। उन्होंने इसके लिए स्टेटमेंट दिया कि इमेजिन करो एक फुटबॉल स्टेडियम के बीचों बीच रखिए, तो फुटबॉल का साइज इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड द स्टेडियम का साइज इज द साइज ऑफ एटम। समझ रहे हो? 1, 10, 100,000, 10,000 गुना साइज न्यूक्लियस का छोटा होता है एटम के मुकाबले। तो उन्होंने बोला दैट द साइज ऑफ एटम, उन्होंने क्या बोला, दैट द साइज ऑफ एटम is nearly around 10 to the power minus 10 meter, whereas the size of nucleus is nearly around 10 to the power minus 15 meter। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? और इनके इस मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है, हिज मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। क्योंकि देखो उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस है, इसको इमेजिन करो कि ये सन है और ये इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे प्लैनेट है जो इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। पहले इतना नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन? कोई परेशानी? पक्की बात? ना, इस प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम को और एक्सप्लेन करते हुए रदरफोर्ड ने और भी कुछ हमें अच्छी बातें बताई जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। रदरफोर्ड अंकल ने एक बात बोली कि जो मेरा एटॉमिक मॉडल है उसमें मैंने आपसे क्या कहा कि सेंटर में बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है,
खैर उस समय न्यूट्रॉन नहीं थे, लेकिन अब आप समझ ही गए हो कि एटम के बीचों बीच जो न्यूक्लियस होता है उसमें सारे सारे प्रोटॉन और सारे सारे न्यूट्रॉन भरे हुए होते हैं। और प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन भरना क्यों ज़रूरी है? इसकी स्टेबिलिटी के लिए। भाई सारे पॉजिटिव चार्ज रिपेल नहीं करने लग जाएंगे एक दूसरे को। भाई सारे पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इनके रिपल्शन को रोकने के लिए इनके बीच में एक न्यूट्रल बॉडी होती है जिसको न्यूट्रॉन बोला जाता है। आज हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं, लेकिन रदरफोर्ड को नहीं पता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दी, एक बिल्कुल शानदार इन्फॉर्मेशन दी जो कि एटम की स्टेबिलिटी को बताती है। वाई न्यूक्लियस इज स्टेबल? इफ इट हैव ऑल द प्रोटॉन्स देन प्रोटॉन तो रिपेल करना चाहिए सेम चार्ज, तो न्यूट्रॉन उसको स्टेबलाइज करता है। अब उन्होंने बोला कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के आसपास एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। उन्होंने क्या बोला कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के आसपास एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो डेफिनेटली आप अगर एक पत्थर को लेकर ऐसे ऐसे धागे से बांध दो उसको और उस पत्थर को ऐसे 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 घुमाओ, तो आपको फील होगा कि उस पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाने की वजह से एक फोर्स उसको बाहर की तरफ लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से अगर धागा टूट गया तो पत्थर फुक से उड़ के बाहर निकल जाएगा। यही चीज़ इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो सकती है। यही चीज़ इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में इस न्यूक्लियस के आसपास अगर घूमा 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 तो हो सकता है कि उड़ के ऐसा निकल जाए। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर एक फोर्स लेकर जा रहा है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको फिजिक्स की भाषा में स्यूडो फोर्स बोला जाता है। इसको फिजिक्स में स्यूडो फोर्स भी बोला जाता है, विच डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। इलेक्ट्रॉन जिसका हल्का सा मास m होता है, हम लोग इसको हमारी बोलचाल की भाषा में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मास तो है। भले 9.1 इंटू 10⁻³ है, मैं उसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ, हमारी किताबें नेग्लेक्ट कर देती, पर मास तो है ना बेटा। तो मास है और भैया घूम रहा है मतलब वेलोसिटी भी है। तो एक बॉडी जिसके पास में मास है, वेलोसिटी है, और वो न्यूक्लियस से r के डिस्टेंस पे घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी mv²/r। इतने फोर्स से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उसी वक्त इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज अंदर की ओर खींच रहा है। इस फोर्स को बोला जाता है कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। यह फोर्स आपके इलेक्ट्रॉन को एट द सेम टाइम अंदर की ओर खींच रहा है, एट द सेम टाइम इसको अंदर की ओर खींच रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि इस एटम को स्टेबलाइज करने के लिए आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तो अगर ये दोनों फोर्स बराबर है तो इलेक्ट्रॉन बीच में घूमता जाएगा। यही चीज सोलर सिस्टम में भी होती है, इनका कहना था, प्लेनेटरी सिस्टम में। तो दिस वाज द मॉडल ऑफ एटम एंड दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में भी इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। क्या यहाँ तक बात बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई गाइज? ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये नील बोर मॉडल ऑफ एटम की जान है। इस बात को याद रखना, ये नील बोर मॉडल ऑफ एटम की जान है, आन बान शान है। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर किसी भी तरीके की बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है? इन फ्यूचर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना आप लोग समझ लीजिए। क्या इसके अंदर कोई परेशानी? ठीक है, बढ़िया। अब इतना सब करने के बाद रदरफोर्ड खुश, भाई मॉडल ऑफ एटम प्रपोज हो गया, अब तो अपुनिज भगवान है। मैंने नए मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताया, मैंने थॉमसन के मॉडल को फेल कर दिया, थॉमसन के मॉडल के अंदर मैंने गलती निकाल दी, एंड नाउ मुझे रदरफोर्ड को मिलना चाहिए वेटेज। अब क्या हुआ? जब रदरफोर्ड का ये मॉडल बन गया और रदरफोर्ड ने बोला यार बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छी चीज़ हाथ लगी है, और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है, जे थॉमसन की तरह सोचा हुआ नहीं है, मतलब डेफिनेटली मैंने एक अच्छी चीज़ करी। अब क्या होता है कि
जब कभी भी कोई साइंटिस्ट बड़े काम करता है तो वो साल भर काम करने के बाद, अपने रिसर्च पेपर लिखने के बाद, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे अभी भी होती है, जैसे अभी WHO वगैरह करता है, लेकिन वैसे पहले साइंटिस्ट की अलग अलग जगह पे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस होती थी। सो एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, नील बोर, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, डी ब्रोगली, हाइसेनबर्ग, ऐसे करके अनलिमिटेड हाई प्रोफाइल साइंटिस्ट, आइंस्टाइन, इन सब लोगों को वहाँ पे बुलाया गया। और उसमें रदरफोर्ड ने अपना नाम डाला प्रेजेंटेशन देने में, क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को प्रपोज किया था, तो ये चाहते थे कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको बता दूं कि भैया मैंने मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया है, जे थॉमसन का मॉडल गलत है, अब से हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में, हर जगह पर मेरे मॉडल को फॉलो किया जाना चाहिए, तो लोगों को बताना तो पड़ेगा ना। तो इन्होंने वो कॉन्फ्रेंस में नाम डाला। अब क्या हुआ, इनकी चांस आई, उसके पहले एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ऐसा नहीं लग रहा ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा बैटिंग लाइनअप है, एक जेम्स है, एक क्लार्क है, एक मैक्सवेल है, तो ठीक है। तो एक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट शो किया। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत छोटू सा था, इसलिए इन्होंने सबके सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेट करा। इन्होंने बोला कि अगर मेरे पास में एक बॉडी है जिसका नाम है Q1 और एक बॉडी है जिसका नाम है Q2, Q2 टिकटॉक की है, अपनी Q2 को मत यहाँ याद रखना। सो Q1 एंड Q2 both are oppositely charged. If this is negatively charged, then this should be positively charged. अब इन्होंने बोला कि जब हम लोग दो अपोजिटली चार्ज्ड बॉडी को एक दूसरे से रैंडम मोशन में रखते हैं, तब क्या होगा, तब ये अपोजिटली चार्ज्ड बॉडी जब दूसरी बॉडी के साथ में इस प्रकार से एक रैंडम मोशन कर रही है, तो धीरे धीरे ये अपनी वेलोसिटी लूज करना शुरू कर देगी। आप देख रहे हो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी लूज होती जा रही है, और अल्टीमेटली ये जाकर Q1 वाली बॉडी से जाकर चिपक जाती है, अटैच हो जाती है, बिकॉज अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपने डेमोन्स्ट्रेशन में शो करा, और क्या बोला, दैट व्हेन two oppositely charged bodies are in a random motion with each other, then one of them will lose its velocity and collides with the अदर बॉडी, दूसरी बॉडी के साथ वो जाकर कोलॉइड हो जाएगी। सबने तालियां बजाई, बहुत बढ़िया। कुछ साइंटिस्ट ने सवाल भी करे कि व्हाई दिस फिनोमिनन इज टेकिंग प्लेस। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बोला दैट आई हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, मैंने अभी इस पर काम करना शुरू किया है। आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट दैट कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपकी नज़रों के सामने है, ऐसा हो रहा है। ये फिनोमिनन दुनिया में है, साइंस में है, फिजिक्स में है, लेकिन ये क्यों है, इसके पीछे के लॉजिक पर अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आपको ये बात बतानी थी, अब आप लोग भी अपने फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स में इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब लोगों ने ताली बजाई, मज़ा आया, बैठ गए। अब स्टेज पर आए आपके रदरफोर्ड चाचा ने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट स्लाइड्स के फॉर्मेट में, कटआउट्स के फॉर्मेट में, ड्राइंग्स के फॉर्मेट में पूरे लोगों को समझाया। सब ने तालियां बजाई, साइंटिस्ट लोगों ने सीटी बजाई, जे थॉमसन थे जलने वालों ने भी खूब डांस वांस किया। जो चोमू लोग जे थॉमसन से जल रहे थे, जैसे अपने हेटर्स जब अपने कमेंट में आके 2 नंबर कर जाते हैं, सो अपने हेटर्स की तरह जे थॉमसन के हेटर्स भी बनियान खोल कर नाचने लग गए कि चलो जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड भी खुश कि चलो मेरा मॉडल एक्सेप्ट हो गया। लेकिन धीरे से कॉलेज की दुश्मनी बीच में आ गई। रदरफोर्ड के जूनियर थे नील बोर, रदरफोर्ड चाचा के जूनियर कौन थे, नील बोर। नील बोर ने ऐसा हाथ खड़ा किया भीड़ में से, डाउट
क्वेश्चन। रदरफोर्ड ने बोला अच्छा ये भी आया है, साला इसी कॉलेज की रैगिंग का बदला लेगा ये। रदरफोर्ड ने बोला हाँ भैया नील चाचा बोलो। नील बोर ने बोला कि आपके मॉडल में न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज है। रदरफोर्ड ने बोला मेरे मॉडल में मेरे न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। आपके इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है। रदरफोर्ड चाचा ने बोला मेरे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो फिर नील बोर ने बोला कि भैया फिर तो अभी अभी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल क्या समझा के गए कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के आसपास रैंडमली सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो धीरे धीरे उसको तो अपनी वेलोसिटी लूज करके न्यूक्लियस के साथ कोलॉइड हो जाना चाहिए एंड अल्टीमेटली आपका एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए। और अगर आपका एटम ही कोलैप्स हो गया तो ये दुनिया ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एटम से बना हूँ, आप भी एटम से बनो, ये पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्स एटम से बना है, मतलब चीज़ खत्म हो जानी चाहिए। तो फिर आपके मॉडल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो लोगों ने बोला ओ ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो फिर जे थॉमसन रदरफोर्ड ने अपनी बात को बचाते हुए उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इसको बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है, अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा है। उन्होंने बोला भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अगर मैं पत्थर पे धागा बांध के घुमाऊं तो बैलेंस करेगा, या मौत के कुएं में वो गाड़ी वाले को बैलेंस करेगा। बट क्या ये चार्ज होते हैं। क्या पत्थर पर नेगेटिव चार्ज होता है। नहीं। क्या गाड़ी पर जो मौत के कुएं में गाड़ी घूम रही है क्या उस पर चार्ज होता है। नहीं। इनफैक्ट आप आपके मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल बोल रहे हो ना, तो क्या सन पॉजिटिव चार्ज है। नहीं वो न्यूट्रल है। क्या तुम्हारी अर्थ या तुम्हारे प्लेनेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। नहीं वो न्यूट्रल है। तो ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट न्यूट्रल बॉडी पर लगाया जा सकता है, चार्ज बॉडी में लगाने के लिए आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हो। मैं आपको वो बात नील बोर के मॉडल में पढ़ाऊंगा, ये चीज़ नील बोर यूज़ करेगा, चोरी का माल है लेकिन वो उसको करेक्ट तरीके से यूज़ करेगा, ये उसको बता नहीं पाए ठीक से। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि अरे यार चोट हो गई। तो लोगों ने बोला ओ मतलब मॉडल नहीं है। तो उन्होंने रदरफोर्ड ने बोला दैट एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स randomly around nucleus which is positively charged, nucleus जो कैसा है positively charged, electron must keep on losing its velocity and colloids with nucleus and atom should collapse और एटम क्या हो जाएगा अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाएगा। और अगर एटम कोलैप्स हो गया तो ट्याऊं ट्याऊं तो मॉडल गलत हो गया। सो दिस इज व्हाट वी विल कॉल अ ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। लेकिन लोगों ने नील बोर ने भी बोला, नील बोर ने बोला नो, बट स्टार बनाकर सब बच्चों को उन्होंने नील बोर ने बताया बट न्यूक्लियस इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द एटम एंड इट वॉज एक्सेप्टेड। इन्होंने बोला कि आपका मॉडल गलत है लेकिन आपका न्यूक्लियस बिल्कुल सही है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपके रदरफोर्ड को न्यूक्लियस की डिस्कवरी का पूरा क्रेडिट दिया गया, लेकिन मॉडल ऑफ एटम को सक्सेस नहीं माना गया और उसमें ड्रॉबैक आ गया। इनफैक्ट थोड़ी सी तू मैं हो गई। रदरफोर्ड ने बोला कि अच्छा चल मेरा मॉडल गलत है तो तू सही करके बता दे, क्योंकि तो सीनियर थे, गुस्सा आया। तो रदरफोर्ड ने जब ऐसा बोला तो नील बोर ने बोला ठीक है चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं आप ही के काम का इस्तेमाल करके आपके मॉडल के अंदर जो ड्रॉबैक्स आए उसको ठीक करूंगा। और जब उन्होंने देखना और पढ़ना स्टार्ट करा तो उन्होंने एक और ड्रॉबैक पाया इसके अंदर, दैट रदरफोर्ड मॉडल, एक और ड्रॉबैक पता चला दैट रदरफोर्ड मॉडल शोज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बट in real
एटम्स शोस लाइन स्पेक्ट्रम। अभी आपके ये बाउंसर चला गया है, ये वाला ड्रॉबैक अभी आपके बाउंसर चला गया, ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला, ये बात अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। जब मैं नील बोर का मॉडल पढ़ाना चालू करूंगा तब ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या बात समझ में आ गई बच्चा लोग? तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो आपके नील बोर अंकल ने पकड़े और इसी वजह से आपका रदरफोर्ड का मॉडल स्टेज पर ही प्रपोज हुआ और स्टेज पर ही डिस्पोज हो गया। बस न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तो अब हमें एटम के बारे में पता चल गया कि एटम कुछ ऐसा दिखता होगा कि एटम है, एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बस एक चीज़ मिस है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग के बारे में ये नहीं बता पाया। ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से घूम रहा है और एटम किस हिसाब से खुद को स्टेबलाइज किया हुआ है वो नहीं बता पाया। और अब हम लोग आगे चल के नील बोर के पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि नील बोर ने अपना रदरफोर्ड के मॉडल को फ्लॉप करने के बाद जब नील बोर मॉडल ऑफ एटम दिया तो उन्होंने पहले रिसर्च करी। इन लोगों की तरह नहीं कि कुछ और काम कर रहे थे और एक्सीडेंशियली इन्हें वो मिल गया, नहीं, उन्होंने पहले पूरा स्टडी करा। नील बोर ने पहले पूरा स्टडी करा, नील बोर ने पहले पूरा रदरफोर्ड का मॉडल स्टडी करा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में स्टडी करा, फिर ये जो मैंने स्पेक्ट्रम नाम का वर्ड लिखा है इस स्पेक्ट्रम की स्टडी करी, रेडिएशंस की स्टडी करी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इन सब की स्टडी करने के बाद डेटा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज करा। तो वो क्या था हम सीखेंगे, लेकिन आज हम लोग हमारे लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल हो गया है फ्लॉप। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में डेवलपमेंट्स पढ़ाऊंगा जो कि रदरफोर्ड के बाद में और नील बोर के मॉडल के पहले हुए। नील बोर को कुछ एडवांटेज मिल गया क्योंकि वो जब अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जा रहे थे तो उनके पहले कुछ डिस्कवरीज हुई, उनके पहले कुछ और नई चीज़ मार्केट में आ गई जिसने बहुत मदद करा नील बोर को अपना मॉडल बनाने में। तो हम लोग बात करेंगे उसकी इन द नेक्स्ट वीडियो। आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं। होप यू एंजॉयड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडलो। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा।